वीडियो ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जुम्मे का बाबर का दिन है, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मोहलिक वबा से जल्द से जल्द निजात दिलाए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज भी मैदे के हवाले से बात करेंगे। हम 3-4 दिन से यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने अल्सर पे बात की, हमने सीने के जलन पे बात की, मैदे के जलन पे बात की और हमने तेज़ाबियत के हवाले से भी बात की। आज हम बात करेंगे पित्ते के हवाले से भी बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे पेट फूलने की वजह क्या होती है। तो चले जनाब, सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, जलन डिस्कस कर ली है, अल्सर डिस्कस कर लिया है, तेज़ाबियत भी डिस्कस कर ली है। तो आज मैं पूछना चाहूँगी कि पित्ते में जो प्रॉब्लम पेश आती है उसकी क्या वजह होती है, और साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि पित्ता कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी देखें, बिल्कुल मेरी कोशिश ये थी कि हम सीक्वेंस में चलें। जैसे हमने गैस्ट्राइटिस की बात कर दी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी खाना ऊपर की तरफ आ जाता है, उसके हवाले से हमने बात करी थी। इसके साथ साथ हमने अल्सर की भी बात करी और मैदे में सोजिश या मैदे के मुंह पे जो है अगर दर्द होने लग जाए, दुखान हो, उसकी क्या वजह है। इसके साथ साथ फिर हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं तो देखें कि यहाँ पर एक जो है हमारे एक ऑर्गन है, एक आज़ा है जिससे हम पित्ता कहते हैं, और जो इसकी रतूबत है बेसिकली वो फ़ैट्स के डाइजेशन यानी जो आपकी चिकनाई जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद देती है। अब सिर्फ पॉइंट ये आता है कि फ़ैट्स डाइजेशन अपनी जगह पे, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन जो बाइल सॉल्ट से जो रतूबत है जो कि कलेजी यानी लिवर से पित्ते में आती है और पित्ते से फिर वो आपके जो मैदा है, मैदे के साथ जो आंत है, जिसे वो छोटी आंत का एक हिस्सा है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पर वो ओपन होती है डक्ट। अच्छा, नॉर्मली जो देखा गया है वो ये है कि जो ये डक्ट है इसमें या तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह अमूमन बनती है पथरी। पित्ते में पथरी बहुत कॉमन है, ठीक है। अमूमन बहुत सारे मुझे पेशेंट्स भी कॉल आती है कि जी वो अब पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, 3-4 महीने हो गए, पित्ता निकाल दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जी उनको पित्ते का मसला या तकलीफ़ चलती आ रही है लेकिन ऑपरेट नहीं किया गया। देखिए, इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर तो छोटी पथरियाँ हैं, ठीक है, या वो ऑब्स्ट्रक्शन अभी उन्होंने नहीं किया है, रुकावट कहीं पैदा नहीं की है उस डक्ट के अंदर जो कि छोटी आंत में खुलती है, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई है वो, या अगर उसने सोजिश पैदा नहीं की है पित्ते के अंदर, सिर्फ मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उसको नहीं निकाला जाता अनलेस एंड अनटिल के बार बार, जिसे हम कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं या और कॉलीलिथियासिस है, तो वो इन्फ्लेमेशन अगर हो जाएगी पथरी की मौजूदगी में तो कॉलीलिथियासिस कहलाता है, और सिर्फ अगर बग़ैर पथरी के पित्ते में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसे कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में एक बात ध्यान में रखें कि जिनके जो पित्ते को निकाल दिया गया है, अमूमन उनमें परेशानी शुरू में ही आती है कि जी फ़ैट्स जो हैं, जो चिकनाई है, डॉक्टर्स भी उनको एडवाइस करते हैं कि वो चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें, क्योंकि फिर उसकी डाइजेशन में मुश्किल होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये है कि 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में पेशेंट आने लगते हैं और जो रतूबत है उसके हिसाब से अपनी डाइट को भी ढाल लेते हैं, बहुत सारे लोग आदी हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहती है अमूमन। डॉक्टर साहब, आज हम साथ ही साथ मिथ्स भी डिस्कस करेंगे मैदे के हवाले से ही, और ग़िज़ाएँ भी हैं कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूँगी ये पेट फूलने की क्या वजह होती है? हाँ, देखें, ब्लॉटिंग जो है और फ्लैटुलेंस जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और कल बल्कि जब मैं प्रोग्राम ख़त्म किया तो बहुत सारे पेशेंट्स की जो कॉल्स थी उनके कंसर्न यही थे कि जी पेट जो है वो हमारा खाने के बाद फूलने लगता है, और उसके साथ साथ ये कि जी खाना जो है वो हज़म नहीं होता, मैदे के मुंह पे रखा रहता है। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि एक्चुअली वजह ये होती है कि जो आंतों की मूवमेंट है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही या उसमें एक रब्त होता है, जिस तरह सांप चलता है ना, सांप चलता है तो अपनी बॉडी का एक हिस्से को फिक्स करता है, फिर पीछे वाला आगे करता है, फिर अगले हिस्से को फिक्स करता है, ये एक साथ इसी तरीके से जो आंतों की मूवमेंट है वो भी इस तरीके से चल रही होती है कि जो कंटेंट है, जो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, फूड कंटेंट है, वो आगे की तरफ इस तरह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आंतों की मूवमेंट, और इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए होती है क्योंकि अंदर बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, इसमें से कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि एब्जॉर्ब होना है, जो कि जज्ब होना है, कुछ ऐसा है जिसमें जज्ब हो चुका है, अब वो फाजिल मादे की शक्ल में और उसे मजीद आगे जाना है, ये मुस्तकिल तौर पे। लेकिन एक तो हमारा ग्रेविटी है, यानी एक जो हर चीज़ कहते हैं ना, वो इंग्लिश में तो खैर मैं आसानी से बता पाऊँगा ग्रेविटी के हवाले से, कि जो ज़मीन की कशिश है जो अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से तो फूड नीचे की तरफ जा ही रहा होता है। लेकिन आंतों की मूवमेंट कई जगहों पे बहुत ज़्यादा स्पायरल फॉर्म्स में है,
प्लस जो बड़ी आंत है वो असेंडिंग कोलॉन जिसे हम कहते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन जो कि बिल्कुल इस तरह है, और फिर उसके बाद एक आंत है। तो जो इसमें पुशिंग मैकेनिज्म है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, फिर इस आंत में जो ट्रांसवर्स कोलॉन है फिर उधर जाए, फिर आगे फिर रेक्टम में। तो ये जो रिट्रोग्रेड चलना है यानी ऊपर की तरफ चढ़ना है इसका, ये आंतों की मूवमेंट से ही पॉसिबल है। अगर ये आंतों की मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो जाएगी, जो मस्कुलर मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर स्मूथ मसल्स मूव नहीं करेंगी तो फिर स्टैसिस होगा और गैसेस प्रोडक्शन होगी, जिसे पेट का फूलना कहते हैं। और ये जो गैसेस होती है ये पेट के आंतों के बाहर नहीं कहीं फूल रही होती, ये होता आंतों के अंदर ही है, लेकिन वो इतना स्वेलअप हो जाती हैं कि फिर आपका पूरा पेट ऐसा फील होता है कि जैसे पेट बढ़ गया हो। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर मजीद हमने बात करनी है, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। आवाज़ कुछ कम आ रही है। हेलो जी सरगोदा से बोल रहा हूँ तारिक जी जी, क्या पूछना चाहते हैं हम डॉक्टर साहब से? जी। असल में पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे में हवा रहती है और काफी साल में बाजू में दर्द रहती है, अरसा तकरीबन 3-4 साल से। थोड़ी सी हाँ आवाज़ प्लीज़ आप दोबारा रिपीट कर दें अपना सवाल। मेरी बाजू की कभी ज्यादा नहीं, इसमें दर्द रहती है, अरसा 3-4 साल से है, फकीरों के ये मसला हल नहीं होता। है जिस वजह से हम समझ अच्छा, नहीं पा कोई रहे हैं। असल में तारिक साहब हो सकता है कि बाद सिग्नल का इश्यूज आ जाते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट रही है। कोशिश होगी कि आप दोबारा कॉल कर लें, हम आपकी कॉल ले लेंगे, और इन केस अगर नहीं होता तो उसमें परेशान नहीं होगा। 1 से 2 बजे के दरमियान जो मेरा पर्सनल नंबर चल रहा होगा आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी अगर चाहें तो आप दोबारा ट्राई भी कर लें। ठीक है, आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। कॉल का डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पेट फूलने की बात करते हैं तो अक्सर अमूमन लोग देखा गया है कि वो खाना कम खाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनका पेट फूल जाता है तो वो ज़रा रेजिस्ट करते हैं। तो इसमें अच्छा क्या देखें, करना चाहिए? इसमें क्या है कि जो तेज़ाब है, जो तेज़ाब रिलीज़ होता है स्टमक में, वो एक मिकदार के हिसाब से होता है जितना आप फूड कंटेंट लेते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम अपने पेट को खाली रखेंगे ज़्यादा टाइम, और जो तेज़ाबियत है वो मज़ीद आगे बढ़ सकती है, जो कि नुकसानदेह भी हो सकती है, बाद वो दर्द की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो ऐसी सूरत में ग़िज़ा को नहीं रोकना चाहिए है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़हन में रखें, जैसे मैंने पहले कहा जब कभी डाइट प्लान के हवाले से बात किया, वो कि हम उतना खाएं जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल उस गाड़ी की तरह, हमें जितना चलना है उतना सिर्फ पेट्रोल डलाएं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैदे में उतना फूड जाना चाहिए जितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। इससे ज़्यादा होगी तो अब दो ही फॉर्म है ना, या तो वो जज्ब हो जाएगी, स्टोर होकर आप मोटापे की तरफ जाएंगे, और अगर नहीं होगी आपका जो ये आते हैं उसमें फिर यही गैसेस प्रोडक्शन और वो कर, क्योंकि हमारा अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे हम, जब तक हम बैठे रहेंगे, तो ऐसी सूरत में वो फिर मज़ीद जिसे कहते हैं डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक भी होता है। अमन पेट जो लोग ज़्यादा खाते जाएंगे, जिसे कहते हैं ना, आपको शॉपर है ये थैली की तरह, उसको आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि और खुले और खुले, तो वो तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद फिर ये मैदा जो है वापस अपनी तरफ नॉर्मल लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नबील लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैदे की गैस नहीं जो है ना रिलीव होती पे, ठीक है। गैस 24 घंटे पेट पे उभार और गैस बहुत रहती है पेट में। अच्छा नबील साहब, चलना फिरना कैसा है आपका? चलना फिरना ठीक है। ठीक है। और ग़िज़ा में जो है आप कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपने रूटीनली रखी हुई है उस वजह से बढ़ता है, या नॉर्मल हर वक्त आपको ये शिकायत रहती है? ये शिकायत रहती है मुझे, मैंने कुछ ना भी खाया हो तब भी पेट में गैस रहती है। ओके। अच्छा, आपको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं हो। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें, थोड़ा सा हमें डाइट के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। रफेज जिसे हम कहते हैं, रफेज का मतलब हाई फाइबर डाइट, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है। इसबगोल का इस्तेमाल भी करें रात में और सुबह में, एक आधे से 1 गिलास पानी के अंदर आप उसको डाल के पी जाएं। ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी हो बहुत या बहुत तेज़ ठंडा हो, दरमियाने पानी के अंदर आप पी जाएं। और इसके साथ साथ जो वॉकिंग है, थोड़ा सा वॉकिंग को मैं कहूँगा रेगुलराइज कर लें। एक तो होता है हम चलना कि जी कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा एक टाइम थोड़ा सा फिक्स करें। तो ऐसी सूरत में आंतों की मूवमेंट उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ख़ासतौर पे खाने से पहले अगर आप चलें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी सूरत में ये होता है कि जो पिछला कंटेंट है, जो चाहे वो कुछ घंटे पहले का या 12 घंटे पहले का जो कंटेंट है, वो नीचे की तरफ मज़ीद जाना शुरू होता है, तो गुंजाइश बेहतर हो जाती है इस ऐसी सूरत में। और आंतों की मूवमेंट, अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ परसिस्टेंट रहे तो आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेडिसिन भी मैं आपको इस हवाले से एडवाइस कर दूंगा। ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, इसको मैं मिथ कहूँ या क्या कहूँ, आई डोंट नो, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि खाने के बाद जो है आप वॉक करें ताकि आपको खाना हजम हो जाए, जी। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कई प्रोग्राम्स में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह की है, जो लोगों ने जो हमें अभी सुन रहे हैं वो ये बात वाज़ेह रखें कि खाने के फ़ौरन बाद चलना गलत है, जुल्म है। और उसकी वजह भी बताई थी कि जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी मैदे को रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है जब आप खाना खाते हैं, और ख़ास तौर पे जब अच्छी ग़िज़ा ज़्यादा मकदार में ली हुई हो। सॉरी। तो अब उस सूरत में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो स्टमक की बढ़ी हुई होती है। अगर आप चलना फिरना शुरू करते हैं तो आपकी टांगों को भी और हाथों को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है उस वक्त, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं तो वो सारा खिंचाव जो है वो फिर पैरों की तरफ जाता है। तो मैदे की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से मैदे की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जिस तरीके से वो फूड को चर्न कर सकता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये प्रोसेस बजाय इसके कि हम और बेहतरी की तरफ जाए और डिले हो जाता है। तो इसलिए खाने के बाद फ़ौरन बाद चलना मना है। हाँ, 1 घंटे के बाद जब आप समझ लें कि अब आपको कोई ऐसा फील हो रहा है हल्का कि अब ये मज़ीद आगे की तरफ जा रहा है, आप चलें फिरें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए तरह खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना, यानी फ़ौरन से बाद आपने निवाला ख़त्म किया और फिर पानी पी लिया, ये भी गलत। बिल्कुल, खाने के बाद कैलुला करना बहुत ज़रूरी है। और अभी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, मिथ्स काफ़ी डिस्कस करनी है, ग़िज़ाएँ डिस्कस करनी है, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी मिथ्स अगर आपके दिमाग में है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, जब तेज़ाबियत होती है तो दही, इसमें कितनी अफादियत होती है दही में? जी देखें, दही का इस्तेमाल हो गया, दूध का इस्तेमाल हो गया, एल्कली है, ठीक है ना, एसिड और जब एल्कली, ये 2 चीज़ मिलते हैं तो टूवर्ड्स न्यूट्रलाइज होने लगती हैं चीज़ ना, यानी पानी की तरफ जाते हैं, पीएच जो है वो बढ़ने लगती है। अच्छा, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक रिबाउंड हाइपरक्लोराइडिया जिसे हम कहते हैं कि एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, इस सोच से कि शायद एसिड एकदम से कम हो गया स्टमक में। तो इसलिए एकदम से रिडक्शन भी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल लेवल रहना चाहिए, क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत वरना एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगती है। लेकिन एज अ टोटका समझ लें या इस्तेमाल समझ लें कि घर के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ या मेडिसिन मौजूद नहीं है और जिनको तेज़ाबियत की शिकायत है, तो ऐसी सूरत में 2-3 ऑप्शंस जैसे दही का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। मीठा नहीं, फीका दही का इस्तेमाल करें क्रीम उसमें से निकालने के बाद, क्योंकि क्रीम अगर होती है तो वो भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एसिडिटी बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल किया जाता है, ठंडा दूध भी लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करें। अगर ये दोनों चीज़ें भी मौजूद नहीं है और तेज़ाब ऊपर की तरफ उछल रहा है, बार बार आ रहा है, तो सिर्फ सूखी रोटी का निवाला या कोई स्लाइस या बन, ठीक है, बिल्कुल। तो ये अगर प्लेन बन, ये अगर आप सिर्फ सॉलो कर लें बहुत थोड़े पानी के साथ, तो फौरी तौर पे जो ये तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आ रही है इसमें काफ़ी। डॉक्टर साहब, आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी का इस्तेमाल भी, ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी, हम आपको सुन सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से ठीक है। टीवी का वॉल्यूम। नाज़रीन, फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। फिर खुशामदीद ओपीडी ऑनलाइन में। डॉक्टर साहब, ये एक आम ख्याल है और या मिथ कह लें कि कहते हैं कि जब आप बारबेक्यू खाना खाते हैं या कुछ इस तरह का स्पाइसी खाना, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, बात ये कि कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है कि जो भी अगर आप प्रोटीनस डाइट लेंगे या फैट्स लेंगे उस हिसाब से आपका एसिड जो है स्टमक में, तेज़ाब जो है वो रिलीज़ होगा। अच्छा, जब हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि जी इससे मज़ीद हाजमे में बेहतरी आएगी, एक्चुअली नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि ये भी तमाम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये भी एसिड्स हैं,
ठीक है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सिट्रिक एसिड, मोस्टली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें ये 3 एसिड शामिल होते हैं। अब आप तेज़ाबियत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ऐसी सूरत में बज़ाहिर तो, क्योंकि होता क्या है कि जो उसमें गैसेस भी होती हैं ना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जब आप पीते हैं तो एक्चुअली जो गैसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स की हैं वो बाहर एक्सपेल्ड आउट होती हैं, वो आप डकार की शक्ल में आती हैं। तो आप ये समझ, आम ख्याल ही होता है कि अच्छा हमारा ये खाना हज़म हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, इंतहाई नुकसानदेह। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम बहुत ही मुरगन ग़िज़ा ख़ास तौर पे शादी ब्याह में या दावतों में जो है वो अच्छा ठीक ठाक हर तरीके से खाते हैं माशाल्लाह, प्लेट से अंदाज़ा होता है। उसके फ़ौरन बाद हमारा अमूमन जो ड्रिंक की बात आती है सॉफ्ट ड्रिंक की, तो हम ये कहते हैं जी डाइट दे दीजिएगा। तो बाकी जो चीज़ें खाई हैं जो कि 1500, 1200 या 1000 कैलोरीज, उसके बाद फिर डाइट का कंसेप्ट कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है कि और इस तरह होता है कि नहीं डाइट नहीं है तो फिर मैंने नहीं, तो बाकी तो सारी डाइटिंग आपने ख़त्म कर दी। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? कोटा से बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा मसला ये है, पहले भी मैंने बात की थी डॉक्टर साहब से, इन्होंने कहा था कि शाम को 7 बजे बात करना हफ्ता पहले। तो मैं रोज कॉल करता हूँ, शाम को उठाते नहीं। अभी वो सांस का मसला है मेरा। अच्छा, इन्होंने दवाई मुझे दी थी, मैंने 30 दिन पूरी खा ली। जी। तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं शाम को फुर्सत में होऊंगा तो मैं आपको दवाई बता दूंगा। तो वो था माइटी का जी दवाई थी, वो 30 दिन मैंने खाई थी। आपने फिर कहा था शाम अभी को। कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतरी है, नहीं बेहतरी है? आप नहीं, बेहतरी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जरा भी आपने कहा था शाम को मैं असल में देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं जावेद साहब, बात ये है कि कॉल्स मेरे पास आती हैं, अमूमन मेरी कॉल्स जो है वो मैं 1 से 2 के दरमियान अटेंड करता हूं। इवन बाज़त कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो अपनी रिपोर्ट, जैसे आपसे मेरी बात हुई तो उनको जो है मैं अपना फिर पर्सनल नंबर भी देता हूं मज़ीद, यानी जो कि मेरा रेगुलर खुला रहता है वो नंबर भी उनसे शेयर करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर होता है वो, ताकि आपसे बात हो सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है क्योंकि इतनी 7 से 9 बजे के दरमियान ख़ासतौर पर मेरे पास इस हद तक ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मिस हो जाता है। इसका मकसद खुदा ना खास्ता हर किसी ये नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली, क्योंकि मेरे पास नंबर से, नाम से सेव नहीं होती हैं, मेरे पास नंबर से आ रही होती हैं कॉल्स, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल दिलबर्दाश्ता नहीं हो। आप मुझे दोपहर में चाहें तो अभी 1 से 2 के दरमियान या तो यूफोन के नंबर पर कर लीजिएगा जो भी है, या इसके बाद आप अगर जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पायलिस जो भी करे तो चलो पायलिस से जाती। हेलो, अगर जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, टीवी का वॉल्यूम मेरे ख्याल से कम करें। क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आपकी टीवी का वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड करें। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कुछ। जी, आई थिंक कॉलर में कुछ प्रॉब्लम है कॉल में। ठीक है, वो एक्चुअली टीवी को फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से गैप आ रहा है। अच्छा देखिए, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल है उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है, और जैसे डाइट का कहा कि डाइट ड्रिंक अगर आप रखते हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी डाइट के हिसाब से हों, ठीक है, तो बेहतर लगता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि ब्लॉटिंग जैसे हम अभी बात कर रहे थे, या फ्लैटुलेंस है, पेट का भी फूलना और आंतों का फूलना। अच्छा, ऐसी सूरत में ना ये प्रॉब्लम ये करता है कि इनमें से जो गैसेस हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो चक्कर की सूरत भी इख्तियार कर जाती है, सर का भारीपन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ऐसी सूरत में एक बात ध्यान में रखें, अगर फौरी तौर पे कुछ नहीं भी है तो आप चलना फिरना ज़रूर करें। बैठेंगे, जितना आप बैठेंगे उतना फिर ये गैसेस जो हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। चलेंगे तो डेफिनेटली गैसेस रिलीज़ होंगी, तो आप कंपैरेटिवली बेहतर महसूस करेंगे। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, जिनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आंतों की मूवमेंट, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आंतों की मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो रही है और पेट फूल रहा होता है खाने के। अच्छा, और कुछ ग़िज़ाओं से भी है, लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको कोई पर्टिकुलर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें उससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर जब पता चल जाए कि जी इस चीज़ को अवॉइड करना है तो करना है। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से फारूक बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मैंने क्वेश्चन ये करना था कि अक्सर ये खाने के बाद कब्ज की शिकायत होती है। खाने के बाद किस चीज़ की सॉरी शिकायत होती है फारूक साहब, दोबारा बताइएगा। ये खाने के बाद एक तो मैदे में जलन ठीक है, महसूस होती है और कब्ज की भी शिकायत रहती है। ठीक है। कितनी एज है आपकी? 42। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके।
अच्छा, इसके लिए कोई मेडिसिन आपने इस्तेमाल करी तेजाबियत के हवाले से? और वो नहीं सर, कोई मेडिसिन नहीं, बस घरेलू टोटके ये खाने के बाद वो अदरक का कावा पी लेता हूँ ठीक है। अच्छा देखें फारूक साहब, आप जैसे बात कर रहे हैं इस तरह बहुत सारे जो हैं लोगों के कंसर्न होते हैं यही चीज़ के जी तेजाबियत है और जो है मैदा पेट का फूलना। इसमें बाज़ औक़ात ठीक है कि हम जो घरेलू टोटके हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी अपनी अफादियत है, लेकिन अगर कहीं पे कोई अंडरलाइंग ऐसी पैथोलॉजी बन जाए या हो जाए तो फिर हमें उसको कॉज को ख़त्म करना पड़ता है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन की सपोर्ट भी लेनी पड़ जाती है। तो आप मुझे चाहें तो 1 से 2 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। प्रेफरेबली तो ये होता है कि आप अपने जो करीबी एरियाज़ में जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनको ज़रूर दिखाएं। इन केस अगर नहीं कांटेक्ट होता आप मुझे कॉल करें तो मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 और 2 के दरमियान में। डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहूँगी, ये कुछ गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट ये भी मैं बताता हूँ अभी, बल्कि मैं कहूँगा कि जावेद साहब की अभी जो कॉल आई क्वेटा से और उनका कंसर्न ये था, फारूक साहब, ये सॉरी नाम हो सकता है गलत बता रहा हूँ, तो उन्होंने भी जैसे कहा कि मैंने उनको एक मेडिसिन एडवाइस की थी, मोंटेलुकास्ट मैं उनको दी थी क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एस्मा उनको प्रॉब्लम रहे। तो ये एक बात जहन में रखें कि देखें जिनको एलर्जी की वजह से ब्रोंकोस्पैज़म हो रहा होता है, उसमें जब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, हफ्ता 10 दिन महीना, उसके बाद उसका असर देखते हैं, अगर नहीं कंपैरेटिवली खुदा न खास्ता फ़र्क पड़ा तो फिर हम मज़ीद ड्रग्स मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। एक बात ये ध्यान में रखें जिनको भी अगर कोई एडवाइस की जाती है, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस जो है मेरी कोशिश होती है कि जो बुकिश जो इन्फॉर्मेशन है वही आप तक शेयर की जाए मेडिसिन के हवाले से भी। तो बात वक्त ऐसा होता है कि पेशेंट के रिस्पॉन्स में नहीं होता तो फिर हम उसमें मेडिसिन ऐड करते हैं। तो और ये और बात है कि कॉल अगर उनकी नहीं मिली तो आपने जैसे अभी कॉलर ले लें, फिर उसके बाद में आपके सवाल का जवाब हेलो, देता अस्सलाम हूं। वालेकुम। हेलो, वालेकुम हेलो अस्सलाम जी। हेलो, अस्सलाम हेलो वालेकुम। आप अपना प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको आसानी सुन सकें। हेलो, आप तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपको आसानी से सुन सकें। जी, आई थिंक कॉल में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, ये ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा देखें, ठंडे गर्म का ये है कि ये मिथ ऐसी है जो मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अपने वालिदैन से सुनी है, उन्होंने अपने वालिदैन से सुनी। इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ों में हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी हम ये रिवायात सुनते हैं क्या या ये टोटके सुनते हैं, इसमें इनकी अफादियत है, कोई इसमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इस्टेब्लिश हो गई कि जो शायद बाकी आगे जाके प्रूव भी हुई कि नहीं, शायद इसको हम इस तरह फॉलो ना करते। गरम ठंडे का कंसेप्ट मिसाल के तौर पे कि ये ग़िज़ा गरम है मैदे के लिए, ये ग़िज़ा ठंडी है। गरम का कंसेप्ट जब हम बात करते हैं, ये बात जहन में रखें, इसका मकसद ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी तेज़ाबियत को बढ़ाएगी, वो चीज़ हम उसको गरम के कंसेप्ट में ले लेंगे, क्योंकि तेज़ाबियत जब बढ़ेगी तो मैदे में अगर कहीं सोजिश है तो उसको डेफिनेटली वो पेन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, एक बोझ की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, एक चीज़। इसी तरीके से जब हम कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें जो दर्द दूर करने की अद्वियात हैं, तो वो मेडिसिन एक्चुअली करती क्या है कि वो एक तरफ तो मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि एक तरफ तो पेन किलिंग इफेक्ट देती हैं, दूसरी तरफ वो एसिड की प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाती हैं। तो ऐसी सूरत में हाइपर एसिडिटी की वजह से पेन होने लगता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो मेडिसिन गर्म है, इसका मकसद ये होता है कि वो तेज़ाबियत बढ़ा रही है। ठीक है, बाज़ औक़ात लोगों को एंटीबायोटिक्स के हवाले से भी ये जहन में आता है, जब कोई भी डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, तो उनको ये होता है कि अमूमन वो पेशेंट लिखवा लेते हैं, घर जाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, और वो आपस में जब डिस्कस होता है, नहीं ये तो बहुत गर्म मेडिसिन है, ये तो बहुत गर्म एंटीबायोटिक है, आपस के डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, एंटीबायोटिक गर्म या ठंडी नहीं होती है और ना उसकी कोई तासीर का कंसेप्ट है। आप कोई कॉलर हो तो मुझे ज़रूर। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ कॉल में प्रॉब्लम है जी। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आज थोड़ा सा इत्तेफाक ये है कि जो भी हमें कॉल कर रहे हैं मेजॉरिटी ये बात जहन में रखा करें कि अपना टीवी वॉल, क्योंकि आप उसको फॉलो करेंगे उसमें डिले होता है तो वो इको प्रोड्यूस हो रहा होता है। खैर, तो गर्म ठंडे का ये बात वाज़ेह रखें, कोई भी एंटीबायोटिक गर्म या ठंडी नहीं होती है। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक्स से ऐसा होता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी मैदे की आंतों की जो मोटिलिटी है, ये जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, कभी डायरिया या मोशन हो जाता है। इसका मकसद ये नहीं हो गया कि अगेन वही बात कि वो गर्म है और उसने मैदे को ख़राब कर दिया।
कुछ के ड्रग्स के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वो इसलिए कि वो इरिटेशनल डायरिया होता है, कोई इन्फेक्टिव डायरिया नहीं है या कोई वायरस नहीं चला गया, तो इसलिए परेशान, जैसे ही आप छोड़ते हैं उसके 2, 4, 6 घंटे बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ठंडे चीज़ों का कंसेप्ट भी हम करते हैं, कीनू का जो है वो ठंडे हैं। अभी मैंगो आम की बात कर लें, आमों का सीज़न है, आम गर्म है, आम गर्म नहीं है, आम न्यूट्रिशियस है, उसमें कैलोरीज बहुत हैं, उसमें एनर्जी बहुत है, इसलिए हम उसे गर्म कम मुनक्के का इस्तेमाल करवाते हैं, इंजीर का इस्तेमाल कहते हैं, शहद का इस्तेमाल कहते हैं। ये गर्म नहीं है, ये कॉम्पैक्ट फूड्स कहलाते हैं, जो साइज़ में अगर वो छोटे भी हों लेकिन उनमें एनर्जी बहुत होती है। जिसी तरह खजूर के लिए भी लोग कहते हैं गर्म बहुत होती है, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली जितनी कैलोरीज चाहिए वो आपको मिल गई, अब उससे ज़्यादा खाएंगे तो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? मैं मेहर बोल रही हूँ कराची से। जी मेहर, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरे पेट में ना खाने के बाद दर्द उठता है और हर बस मोशन होता है मुझे। हर वक्त से मुराद आपको पूरे दिन में कितने लूज मोशंस हो जाते हैं? कभी 3, कभी 4 पूरे दिन में? जी। ठीक है। अच्छा, मरोड़ उठ के होता है या नॉर्मली? हाँ, पेट में दर्द होता है बहुत। कितनी उम्र है आपकी? 45। ठीक है। अच्छा देखें, अमूमन वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को जिसको मरोड़ उठ के जो है अगर मोशन हो रहे हैं तो उसको आईबीएस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो प्री कंडीशंस जो कि आईबीएस की तरफ जा सकती हैं, ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जिसमें आपको इस टाइप की अलामात मिल रही होती हैं कि थोड़ा सा आपने खाया, हालांकि अभी खाया, लेकिन जो पिछला खाना है, जो भी कंटेंट है, वो इरिटेशन होना शुरू होती है हाथों में और फिर आपको मोशन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अच्छा, इसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके यानी सोच का ताल्लुक है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे वही है कि एग्ज़ाम अगर जब हम पेपर के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं जी मरोड़ उठ रहा है पेट में, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में मेडिसिन एडवाइस की जाती है। आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शाह सखर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे मेरे में प्रॉब्लम है, जो है खाने के बाद जो है ना पेट फूल जाता है। ठीक है। और सीने में जलन भी होती है। सीने में जलन भी होती है और ज्यादा जो है ना दुखन सी महसूस होती है। ठीक है, यानी जैसे कोई बोझ है? बोझ है। और अभी भी मैंने नाश्ता किया है तो जो है ना बहुत पेट भारी सा महसूस हो रहा है और अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई गोला रखा हुआ है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 50 साल उम्र है। ठीक है। अच्छा देखें, अभी वही हम सब बातें करें, अगर आप प्रोग्राम हमारा सुन भी रहे हों और देख भी रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमनली वजह बन रही होती हैं। एक तो ये कि मिर्च मसालों का इस्तेमाल, और दूसरा ये कि चिकनाई का इस्तेमाल अगर ज़्यादा होगा, और अगर खाने के बाद या दरमियान में भी आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ऐसी सूरत में ये जो सारी अलामात हैं ये आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है बेसिकली, जो यानी मैदे में सोजिश है। अब मैदे के मुंह पे भी हो सकती है। इसका एक लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है, यानी जो बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है, लौकी की शक्ल आप देखें तो इसके कई जगहों पे अल्सर्स भी बन जाते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है या सिंपल सोजिश की वजह से। तो ऐसी सूरत में दवा की, भारत मेडिसिन की ज़रूरत होती है। आप डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें। अगर नहीं कांटेक्ट होता आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? असल में मैं गैस के मुतालिक सवाल है मेरा। जी 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 कहिए। अच्छा, मैंने कुछ साल पहले यानी भूख लगने की दवा खाई थी। ठीक है। तो उसके बाद यानी जब मैंने वो उसे छोड़ा तो मुझे यानी गैस का प्रॉब्लम हो गया। तो अभी जब मैं पानी पीता हूँ या थोड़ा बहुत खाता हूँ तो काफी गैस यानी बन जाती है पेट में और बड़ी बड़ी डकारें आती हैं। तो मैंने वो टोटके वगैरह इस्तेमाल किए हैं, जैसे आप ये एक करशी की दवा होती है तो वो मैंने इस्तेमाल की थी। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो ठीक हो गया। अच्छा देखिए मदर साहब, बात यही है जैसे अभी हम कह रहे थे, ये आपने अच्छा एक पॉइंट बताया। आपके तवज्जो से इस बात से जो आपने भी जिक्र किया, मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। बहुत सारी जैसे जो भूख बढ़ाने की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं,
अच्छा, कुछ तो है मल्टीविटामिन्स, कुछ जैसे थायमीन है फॉर एग्जांपल, राइबोफ्लेविन है, ये तमाम चीज़ें आपकी भूख बढ़ाती हैं। एक तो नेचुरल सोर्स है, एक होता है कि आंतों की मूवमेंट को आप थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दें बाज़ औक़ात, ताकि आपको अर्ज पैदा हो, जो अर्ली सेटाइटी जिसे हम कहते हैं, यानी थोड़ा सा खाया और पेट भर गया, ये जिनको फीलिंग होती है उनको मेडिसिन देते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म इसका यूज़ करें तो ऐसी सूरत में आंतें जो हैं वो फिर उसकी आदत हो जाती है। जब वो हम विड्रॉ करते हैं, ख़ासतौर पे डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट D2 जिसे हम कहते हैं, ये डोमपेरिडोन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है जो मुख्तलिफ सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में आती है। जब ये अगर इसको विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद आंतों की मूवमेंट एकदम से स्लगिश होती है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज आप छोड़ दें तो आपका जिस्म ढलना शुरू हो जाता है, एक निढालपन आता है, एक टाइटनेस ख़त्म हो जाती है मसल्स की। इसी तरह आंतों में भी हो सकता है। तो बहरहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? शाहीन बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या पूछना चाहती है आप डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। असल में मेरा ना मार्च 18 मार्च को मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसने पत्थरी थी वो निकाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सही हो गया, लेकिन अभी ना मेरे ना पेट के नाक के आसपास सारे ऊपर मैदे के बहुत तकलीफ है, हाथ लगाओ तकलीफ होती है, दुख होता है बहुत। ठीक है। अच्छा देखें शाहीन, बात ये है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी कुछ प्रोग्राम में जब शुरू किया था उस वक्त यही बात कह रहा था कि कुछ टाइम के बाद 3 से 6 महीने के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता आप में इसमें बॉडी के अंदर एडजस्टेबिलिटी आ जाती है अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो क्वांटिटी पित्ते में जमा होने के बाद उसकी जो रतूबत है, जैसे बाइल सॉल्ट्स या बाइल फ्लूइड कहते हैं, वो एक अच्छी क्वांटिटी है और जितनी रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से रिलीज़ होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मैदे के अंदर तेज़ाब है और पित्ते में जो रतूबत होती है वो एल्कली टाइप है, तो दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जैसे पानी की तरह, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जो तेज़ाबियत तो अपनी उतनी ही बन रही थी, लेकिन जो पित्ते की रतूबत थी क्योंकि वो निकाल दिया गया है, तो डायरेक्ट जो लिवर से रिलीज़ होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि स्टोर होता है, जमा हो तो फिर निकले, वो जितना अमाउंट होता है वो निकलता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपकी जो ग़िज़ा में अगर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है तो वो नाकाफ़ी होता है। ऐसी सूरत में तेज़ाब जो है और जो कि एल्कली, यानी दोनों फ्लूइड्स का मिलना था और न्यूट्रलाइज होना था, वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो आगे जाके फिर वो क्या करता है, तेज़ाब ही यानी एसिड ही फॉर्म में थोड़ा सा आंतों में चला जाता है, जिसके से पूरी आंतों में, जैसे आपने कहा कि सोजिश हो जाती है या आपको तकलीफ हो रही है। इसके लिए भी मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करके पूछिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम इख्तिताम पर है, आप नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए कोई अच्छा देखें, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि घरों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी होते हैं, सब इनमें एक चीज़ आती है कि घर में खुदा न खास्ता कोई चीज़ बच्चा गिर जाता है, बच्चों के चोट लग जाती है, बड़ों में कोई स्लिपिंग हो जाती है, कोई और कट लग जाता है, जल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास फौरी तौर पे अगर रश नहीं कर पाते, इस वक्त जो पोजीशन है ख़ासतौर पे इमरजेंसीज का हाल है, तो मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएँ, बच्चों के हवाले से भी कोई चोट लग गई, फंसा लिया, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गई, गिर गए, सर में चोट लग गई, कितना हो तो फिर कैसे क्या करना, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट एड का एक हिस्सा कहलाती हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे ये डिस्कस करेंगे मंडे को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वीकेंड है, अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिए और अच्छे से वीकेंड गुजारिए, स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहिए। अल्लाह निगहबान।